नमस्कार दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का पहला चैप्टर है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों पहले तो आप याद रखिएगा, सामान्य परिचय 2 से 3 पार्ट में पूरा किया जाएगा। तो हमारा ये पहला पार्ट है, इसे पार्ट 1 कहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एक ऐसा टॉपिक है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो इसे हम 2 से 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ मैटर लिखूँगा, इस मैटर को आपको रफ कॉपी में या अपने नोट्स में लिखते जाना है, जिससे आपको 1-2 बार रिवाइज भी करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। तो दोस्तों हम बात करते हैं गठन की। एमपी का गठन, हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 के बाद अगर इसका दूसरा अस्तित्व अगर कहें तो 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, जब एमपी से पहले एमपी का ही पार्ट छत्तीसगढ़ हुआ करता था यहाँ पे, जब एमपी से छत्तीसगढ़ का विभाजन कर दिया गया 2000 में, ये 16 जिलों को लेकर अलग हो गया था, तो तब से इसका दूसरा स्वरूप कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के मामले में। दोस्तों अगर क्षेत्रफल का कहा जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला हुआ है। और अगर ये कहें कि इंडिया के कितने पार्ट को कवर करता है तो ये 9.38% एरिया को कवर करता है। मध्य प्रदेश इंडिया के 9.38% भाग को कवर करता है। और ये अगर कहें कि किस नंबर पे आता है तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है क्षेत्रफल के मामले में, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है क्षेत्रफल के मामले में। और अगर फर्स्ट स्टेट कहें, फर्स्ट स्टेट अगर एरिया वाइज कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है तो वो है राजस्थान का, राजस्थान। और ये कितने भाग को कवर करता है? ये करता है 10.4%। ये इंडिया का 10.4% भाग कवर करता है। और हमारा जो मध्य प्रदेश है ये 9.38% को कवर करता है। और अगर थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेट की अगर बात करें तो थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। और ये कितना भाग कवर करता है? ये इंडिया का 9.37% भाग को कवर करता है। तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से समझ ही गए होंगे कि पहले पे राजस्थान आता है जो कि 10.4% एरिया को कवर करता है। सेकंड पर हमारा मध्य प्रदेश आता है जो कि 9.38% एरिया को कवर करता है। और थर्ड नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आता है जो कि 9.37% एरिया को कवर करता है। दोस्तों यहीं अगर विस्तार की बात की जाए कि इसका जो हमारा मध्य प्रदेश है इसका विस्तार कितना है, अगर विस्तार की बात की जाए, यहाँ पे लिखेंगे विस्तार, मतलब नॉर्थ टू साउथ। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर विस्तार की बात की जाए कि इंडिया में कितना फैला हुआ है तो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है 605 किलोमीटर। मतलब आप देख रहे होंगे कि लंबाई इसकी कम दिख रही है और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई जो कि ईस्ट टू वेस्ट, चौड़ाई इसकी है 870 किलोमीटर। ये आप नोट कर लेंगे। विस्तार की अगर बात की जाए तो लंबाई कम है 605 किलोमीटर। इसका सबसे उत्तरी भाग मुरैना है और सबसे दक्षिणी भाग बुरहानपुर है। इसी तरह यहाँ पे सिंगरौली से लेके झाबुआ। ठीक है, तो इसका विस्तार की अगर बात की जाए तो 605 किलोमीटर लंबाई है इसकी और चौड़ाई है 870 किलोमीटर। यहीं अगर इसके अक्षांश और देशांतर की बात की जाए तो ये 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री
30 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर। मतलब ये अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्या होते हैं वो आप समझते ही होंगे, आपने भूगोल पढ़ा होगा। तो भूगोल का देखिएगा तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। दोस्तों अगर बात करें कि ये भूभाग का विकास कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश जो बना था तो सर्वप्रथम ये गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड मध्य प्रदेश ही क्या, अगर भारत की भी बात करें तो ये प्राचीनतम सबसे पुराना हुआ करता था गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ये आप नोट कर लेंगे, पॉइंट्स बना के, अपने पॉइंट्स बना के नोट करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश किसका भाग है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और अगर इसका झुकाव की बात करें तो ये इसका जो साउथ वाला जो पार्ट है वो उठा हुआ है और जो नॉर्थ वाला भाग है वो दबा हुआ है। मतलब इसका ढाल उत्तरमुखी है। अगर ढाल की बात की जाए तो ढाल उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी का मतलब क्या हुआ? साउथ से उठा हुआ है और नॉर्थ की तरफ लेवल कम है, मतलब ये उत्तरमुखी ढाल है इसका। ठीक है, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब आता है ये भू आवेष्टित प्रदेश है। मध्य प्रदेश कैसा है? भू आवेष्टित प्रदेश, मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड क्या होता है? मतलब इंडिया के अंदर ये हृदय प्रदेश है, आप जानते होंगे, बीच में है। तो इसके किसी भी मतलब मध्य प्रदेश का कोई भी भाग किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या जलीय सीमा को टच नहीं करता है। इसे ही कहते हैं भू आवेष्टित प्रदेश, मतलब लैंड लॉक्ड एरिया। दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंगरौली जिला ऐसा जिला है जहाँ से मध्याह्न रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये मिटा दो, ये लिख लीजिएगा, कृपया आप नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में सुविधा होगी। लैंड लॉक्ड आप समझ गए होंगे, ऐसा क्षेत्र या ऐसा राज्य, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका कोई भी भाग किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या जलीय सीमा को टच नहीं करता है। इस प्रकार ये एक भू आवेष्टित प्रदेश है। बात करें मध्याह्न रेखा की तो यहाँ पे लिखेंगे अपन भारत की मध्याह्न रेखा। भारत की मध्याह्न रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहाँ से? सिंगरौली से। और भारत की मध्याह्न रेखा है कितनी? इसके पावर की बात करें तो 82.5 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ बुक्स में बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, पूर्वी देशांतर कहें या उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है कहें, तो कुछ बुक्स में 82.48 दिया हुआ है, 82 डिग्री 48 मिनट दिया हुआ है। लेकिन अगर 82 डिग्री 48 मिनट होगा तो सिंगरौली से कैसे क्रॉस कर पाएगी? क्योंकि 82.5 पे तो सिंगरौली बसा हुआ है। इसलिए दोस्तों हम 82.6 मिनट को मान के चलते हैं। ठीक है, भारत की मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? एकमात्र सिंगरौली जिले से। दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पूर्व में मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ पार्ट छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम में 2 राज्य हैं, ऊपर राजस्थान नीचे गुजरात।
ठीक है। इन 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश के जिलों को टच करती हैं, ठीक है। हमें ये भी याद रखना रहेगा दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, या सबसे कम जिले किस राज्य को टच करते हैं, या सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य को टच करते हैं। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे दोस्तों, ये रेड मार्कर ले लेता हूँ, ये मुरैना से लेके सिंगरौली तक ये 13 जिलों को दोस्तों, यहाँ पे आप गौर करेंगे कुछ बुक्स में 12 जिले दिए हुए हैं। 12 जिले इसलिए दिए हुए हैं कि कुछ बुक्स वाले मानते हैं कि जो सीधी है ये उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको गौर करना रहेगा कि जिस अगर एग्जाम में आपके पास 12 ऑप्शन आया है तो आप 12 को टिक करेंगे, और 13 ऑप्शन आया है तो 13 को टिक करेंगे। दोस्तों मुरैना से लेके सिंगरौली तक उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश के जिलों को टच करता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगरौली से लेके बालाघाट, सिंगरौली से लेके ये 6 जिले होंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जिलों को छत्तीसगढ़ टच करता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ था पहले, ठीक है, तो ये 6 जिलों को छत्तीसगढ़ टच करता है। यहाँ पे बालाघाट से लेके और अलीराजपुर तक ये 9, यहाँ पे 9 जिले आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जिले महाराष्ट्र के बॉर्डर को टच करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं, ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखा जाता है कि मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह है मुंबई। अगर मैप में आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र लगा हुआ है, जस्ट बॉर्डर टच है मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मुंबई है। तो मुंबई की जहाँ जलीय सीमा है ना, वहाँ पे बंदरगाह है, तो वो मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं कर्क रेखा पर। ये आप देख रहे होंगे, ये जो रेखा गई है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को चीरती हुई, ये कर्क रेखा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों से होकर निकलती है। उनका या तो ऑप्शन दे दिया जाता है, और या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है कि कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, उनका नाम लिखें। या फिर ऑप्शन रहते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और बोलते हैं कि इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा है, पहले तो आप ये समझिए कर्क रेखा होती क्या है। तो ये जो गोलार्ध होता है, गोलार्ध को जस्ट बीच से जो चीरती हुई रेखा होती है वो क्या होती है, विषुवत रेखा। ये होती है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर होती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे विषुवत रेखा के, जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश, या अगर अपने इंडिया की बात कहें तो वो किस रेखा पे बसा हुआ है, इनमें उत्तर पूर्वी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में बसा हुआ है। यहाँ पे इंडिया बसा हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के भी 14 जिलों से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा पे बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर यह कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। तो इसे आप हटा के यहाँ पे लिख लीजिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, ये आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से वो 14 जिले हैं, लेकिन आपको नोट करके वो याद करने रहेंगे, रटने रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे यूट्यूब पे या गूगल पे आप डाल देंगे कि ये 14 जिले याद करने की ट्रिक्स डाल देंगे, तो ट्रिक्स से रट लेंगे, या फिर ऐसे ही रट लेंगे, ये आपको रटने हैं।
ये हैं कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, ये जबलपुर है, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये आपको याद रखने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम से पूछा गया है, तो ये आपको रट लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिलों की। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, आजकल पुरानी बुक्स में या कहें जो पुरानी बुक्स को लेके जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो लोग मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, मध्य प्रदेश के ज़िले वो 51 पढ़ रहे हैं, 51 पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं अब जिलों की संख्या 52 हो चुकी है। ये निमाड़ी 2018 में, सन 2018 में एक नया जिला बन चुका है टीकमगढ़ से अलग करके। ये जो टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ पहले ये पूरा यहाँ तक आता था, ठीक है, ये पूरा टीकमगढ़ का पार्ट था, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है टीकमगढ़ का वो 3 तहसील को मिला के एक निमाड़ी नया जिला बना दिया गया है। तो जो सबसे नया जिला है वो कौन सा है? निमाड़ी, जो कि 2018 में बनाया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 मतलब 52 हो गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं एक और, याद रखिएगा अभी एक नया जिला प्रस्तावित होने वाला है, बन रहा है, जिसका नाम है नागदा, और वो किससे अलग किया जाएगा? उज्जैन से, ठीक है। उज्जैन से अलग करके एक नया जिला बनाया जाएगा, प्रस्तावित है अभी। तो प्रस्तावित में आप लिख सकते हैं प्रस्तावित जिला, क्वेश्चन आ सकता है अभी रिसेंट में। प्रस्तावित जिला है नागदा, जो कि उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नामों के बारे में। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश भारत के हृदय में बसा हुआ है, मध्य में बसा हुआ है, इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके कुछ नामों की चर्चा करते हैं। पहला नाम तो इसका सबसे फेमस मध्य प्रदेश है, हृदय प्रदेश, ठीक है, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट। ये हर एक नाम किसी न किसी रीजन से है, उसका मैं कारण बताऊंगा क्यों है, ठीक है। टाइगर स्टेट हो गया, सोया प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। एक बरार, मतलब सीपी बरार भी कहते थे इसे, सेंट्रल प्रोविजेंस जो था। देखिए मध्य प्रदेश आज की डेट में चलता है, ठीक है। हृदय प्रदेश जो है, क्योंकि इंडिया के मध्य में, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के सबसे मध्य में कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। इसलिए मतलब मध्य में क्या होता है? हृदय होता है, और मध्य में इधर मध्य प्रदेश है, इसलिए उसका नाम हृदय प्रदेश है, ठीक है। सोया स्टेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कई बार प्रमाण भी मिले हैं इस चीज़ के, प्रमाण वो भी मिले हैं, प्राइज़ भी मिला है मध्य प्रदेश को हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो सोयाबीन का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, इसलिए इसे सोया स्टेट कहते हैं। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसे सीपी बराबर, सेंट्रल प्रोविजेंस बराबर कहा जाता था, काफ़ी पहले कहा जाता था, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स वगैरह थे, उस टाइम पे इसका नाम सीपी बराबर भी था। इसका और क्या नाम का है दोस्तों? इसके अगर नाम की बात करें कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था, मध्य प्रदेश के अगर नामकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश का नामकरण किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों किया था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे मध्य प्रदेश नाम दिया था। तब तक इसका नाम सीपी बरार हुआ करता था। इसका एक नाम नदियों का मायका भी है, नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब
यहीं पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है। इसके बाद बहुत जल्द हमारा पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें हम सामान्य परिचय को जहाँ तक होगा कवर करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।